हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। नाबार्ड ग्रेड ए 2026 की हमारी इस सीरीज में हम लोग सेशन 20 कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का। यूनिट है इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। अब तक इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट होगा इस यूनिट का। वीडियो की पीडीएफ्स के लिए और बाकी सभी स्टडी मटेरियल और एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन के लिए ये मेरा चैनल है नाबार्ड ग्रेड ए का। आप टेलीग्राम पे नाबार्ड GRA डाल के सर्च करेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। सिमिलरली नाबार्ड ग्रेड ए डाल के सर्च करेंगे विदाउट एनी स्पेस, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये सिलेबस है हमारा जिसके अंदर हम इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इकोलॉजी और उसका रेलेवेंस पढ़ा मैन के लिए डिटेल में। फिर हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज, उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन और कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज पढ़ा। ये भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बात करेंगे, GHG एम्बिशन कंट्रीज की बात करेंगे, क्लाइमेट एनालिसिस की बात करेंगे। ग्रीन हाउस की बात करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस की, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारा एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है दैट कीप द अर्थ सरफेस वार्म एनफ टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा जरूरी तो है ताकि हमारी लाइफ मेंटेन रहे, इतना वार्म रहे। बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ, ये प्रोसेस इतना ज्यादा हो गया कि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया एटमॉस्फेयर में। उससे क्या हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ सर्टेन गैसेस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इंफ्रारेड हीट रेडिएशन को रे एमिट करती हैं। देर बाई उससे क्या होगा, अर्थ का जो जो सरफेस है वो हमारा गरम गरम रहता है, गुनगुना सा रहता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर चलता है। ये जो गैसेज है ये एक ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। जैसे बचपन में कभी आपने ग्रीन हाउस पढ़ा था ना, या जैसे कार का फिनोमिना होता है, कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है अंदर से अगर धूप में खड़ी रहे। क्यों? क्योंकि शीशे बंद होते हैं, तो शीशे अंदर से बाहर जाने वाली रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं अंदर ही। तो ये गैसेज भी उसी तरह से काम करती हैं, जिसकी वजह से सनलाइट एंटर तो हो जाती है, बट लार्ज पोर्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज का है वो हीट बाहर नहीं निकल पाती, उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा तो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाएगा। -18 डिग्री मतलब वहां पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेचुरल ग्रीन हाउस की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ग्लोबली हमारा 15 डिग्री रहता है। तो ग्रीन हाउस हमारे लिए एसेंशियल तो है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ग्रीन हाउस गैस जो है एक नेसेसरी इविल है, मतलब हमें रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें क्या है, आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन में क्या होता है, सन के थ्रू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आती है अर्थ पे। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ के सरफेस पर आती है। फिर अर्थ उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ गर्म हो जाती है। तो जब गर्म होती है तो वो लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। भाई कोई भी चीज आपकी गर्म होती है तो उससे इंफ्रारेड रेज निकलती है ना। तो आपकी और इंफ्रारेड रेंज वेव जो होती है वो लॉन्ग वेव होती है, या ऐसे हीट वेव भी बोलते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ। बट जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वहां पे वो क्या करते हैं, इनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके वो वापस आ जाती है। दीज गैसेज री-रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शन इंक्लूडिंग बैकवर्ड टुवर्ड अर्थ सरफेस। उससे क्या होगा, अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हीट रिटेंशन, अब ये जो कॉन्टिन्यूस ट्रैपिंग है हीट का, ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और लाइफ को सपोर्ट करके रखता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और एक एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेचुरली क्या होता है, जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में होती हैं, जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन करके रखती हैं कि वो लाइफ के लिए सस्टेनेबल हो जाए। और ये बेनिफिशियल और एसेंशियल है नेचुरल फिनोमिना के लिए। बट जो हमारी एनहेंस ग्रीन हाउस होती है इसके अंदर एक्सेसिव ट्रैपिंग की जाती है हीट की, जो कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है। अब ये इंक्रीज कंसंट्रेशन होता कहाँ से है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अब जो मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा एमिट होती है एटमॉस्फेयर में और गैसेज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, सी क्लाइमेट चेंज होता है, सी लेवल राइज होता है और इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट तो होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर हैबिटेबल बनाता है, डे एंड नाइट के टेम्परेचर में एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन रोकता है, एक्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म मेंटेन करके रखता है, उसे जमने नहीं देता, और एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, लाइफ को सस्टेन करके रखता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? ये वो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है जो कि एब्जॉर्ब करती हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करती हैं, देयर बाय हीट को ट्रैप बैक करती हैं अर्थ पर
और ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिजल्टेंट करती हैं। अब ये जो गैसेज है नेचुरली एटमॉस्फेयर में होती है, बट इनका कंसंट्रेशन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ गया है, जो कि हम बार बार पढ़ रहे हैं। डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज होती है जो कि एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम में वेरी करती है, हीट ट्रैपिंग एबिलिटी में वेरी करती हैं, और उन्हें हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP। मेजर कौन सी है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग का। क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है, कॉन्टिन्यूस एमिशंस है। मेजर सोर्सेज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के? फॉसिल फ्यूल बर्न करना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से, डिफॉरेस्टेशन से, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं और अदर नेचुरल कार्बन सिंक्स है थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड अदर नेचुरल प्रोसेस। मीथेन की बात करें, मीथेन हाईली इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस है जिसकी हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से ओवर द 100 ईयर पीरियड। मेजर सोर्स की बात करें तो एंटेरिक फर्मेंटेशन है लाइव स्टॉक का, राइस कल्टीवेशन का, लैंडफिल्स का, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन का, वेटलैंड्स का, वहां से मीथेन गैस ज्यादा निकलती है। ऑल्दो मीथेन एटमॉस्फेयर में बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये सिग्निफिकेंटली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या पढ़ा था हमने कि कौन सी गैस कितना ज्यादा ग्रीन हाउस रिजल्ट कर रही है, वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहलाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O एक ऐसी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से निकलती है, जैसे हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हो गए, लाइव स्टॉक मैन्योर हो गए, बायोमास बर्निंग हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गए, और ये डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को भी रिजल्ट करती है। नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में वो भी डिप्लीट होती है। ओजोन लेयर क्या करती है? हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखती है। वाटर वेपर्स H2O, ये मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर में। इसका कंसंट्रेशन हमारा नेचुरल एवापोरेशन पे और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेदर देन कि डायरेक्ट ह्यूमन एमिशन हो। और मेनली एक फीडबैक गैस की तरह काम करती है ये, एम्पलीफाइंग वार्मिंग कॉज बाय अदर ग्रीन हाउस गैसेस। ओजोन की बात करें O3, ओजोन जो है ये डिफरेंट रोल प्ले करती है एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर है? उस चीज पर जो एटमॉस्फेयर में, अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर पर है, स्ट्रेटोस्फेयर पे जो ओजोन होगी वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। ट्रोपोस्फेयर पे जो ओजोन होती है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है और एक एयर पॉल्यूटेंट भी है। फ्लोरिनेटेड गैसेज होती हैं, जैसे हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है या नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। तो ये जो भी है हमारी फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये भी हमारे ग्रीन हाउस गैस करती हैं और इनका काफ़ी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ये कहाँ से आती हैं? रेफ्रिजरेशन से, एयर कूलिंग से, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से। वो इसके मेन और मेजर सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमने पीछे भी इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कॉमनली 100 ईयर्स। तो 100 साल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में कोई दूसरी गैस कितना हीट को ट्रैप करके रख रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस, वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमने 1 दी है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड से जितना ज्यादा कर रहा है उसका GWP उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये बेसिकली बाकी गैसेस का वार्मिंग इफेक्ट को बताता है। मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग कंट्रीज की बात करें तो जो लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स हैं वो वही हैं जिनका मेजर ग्लोबल शेयर है ग्लोबल एमिशन में, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे चाइना, USA, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, को हमने कलेक्टिवली यहाँ पर बताया है, रशिया, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया। चाइना हमारा लार्जेस्ट एमिटर है इन टर्म्स ऑफ टोटल एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। टोटल एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर। USA जो है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव एमिशंस। इंडिया इज अमंग द टॉप एमिटर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट पर कैपिटा की फॉर्म में अगर देखें तो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरेटिवली हमारा कम होता है। यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी सारी पॉलिसीज लगाई हैं विच आर एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड अचीविंग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। मेजर्स क्या हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के? कि फॉसल फ्यूल से बच के हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर हो गई। हमें एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी चाहिए इन इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए टू एनहेंस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमें अपनानी चाहिए। क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जिसमें लो कार्बन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो।
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल वेस्ट ये हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि मीथेन के एमिशंस हमारे कम होते जाए लैंडफिल साइट से, और स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू क्लाइमेट एग्रीमेंट्स एंड नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान एनसीएपी। इन सब के थ्रू हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्लाइमेट एनालिसिस की बात करें तो क्लाइमेट एनालिसिस बेसिकली क्लाइमेटिक डेटा की स्टडी होती है जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न को समझते हैं, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के कॉजेज को समझने की कोशिश करते हैं और एसेस करते हैं उनका इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ये एक साइंटिफिक बेसिस बनाकर देता है क्लाइमेट फोरकास्टिंग का, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का, एग्रीकल्चर प्लानिंग का और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन का। क्लाइमेट एनालिसिस की बात करें तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो भी हमारा क्लाइमेट रिलेटेड डेटा है उसे कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं। और जब क्लाइमेट रिलेटेड डेटा की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिलेटेड डेटा होता है हमारा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, वेरिएबिलिटी को और क्लाइमेट का जो ट्रेंड चल रहा है किसी भी रीजन में या ग्लोबल लेवल पर उस ट्रेंड को समझ पाते हैं। तो ये सब क्लाइमेट एनालिसिस का पार्ट होता है। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के क्लाइमेट वेरिएबल्स को देखते हैं, जैसे टेम्परेचर की स्टडी करते हैं 30-50 साल तक, रेनफॉल का पैटर्न देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी देख रहे हैं, विंड स्पीड देख रहे हैं, सोलर रेडिएशन को देख रहे हैं या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बट ये 30 साल, 40 साल, 45 साल इस तरह से टेन्योर में देखा जाता है, 10 साल 5 साल की बात नहीं होती है। क्लाइमेट एनालिसिस की हेल्प से हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ पाते हैं, सीजनल वेरिएशन समझ पाते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट समझ पाते हैं, और इसमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है एग्रीकल्चर के लिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, इंफ्रा प्लानिंग के लिए और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। क्लाइमेट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को एसेस कर पाते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंगली जो भी उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं उसे मिटिगेट करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान और स्ट्रेटजीज बना पाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर अगर क्लाइमेट वेरिएबल्स की बात की जाए, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिनके ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है। सबसे पहला है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, टेम्परेचर क्या होता है? एटमॉस्फेयर की डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बताता है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है क्लाइमेट चेंज के लिए। राइजिंग एवरेज टेम्परेचर जो है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज हो रहा है उससे एसोसिएटेड है। टेम्परेचर से हमारी क्रॉप ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ, ये सब कुछ टेम्परेचर के थ्रू कंट्रोल होती है या फिर टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट आता है रेनफॉल, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं जब मीटरोलॉजी या फिर क्लाइमेटोलॉजी की टर्म से बात करते हैं। तो रेनफॉल क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, वो हमारा रेनफॉल कहलाता है। ये डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर को, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को, रिवर फ्लो को, वाटर की अवेलेबिलिटी को बताता है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न इट कैन लीड टू फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। बारिश अगर सही से नहीं होगी तो आपका सूखा भी पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स हैं। ये एक्चुअली में क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है और जब क्लाउड फॉर्मेशन अफेक्ट होगा दैट मीन्स रेनफॉल और एवापोर ट्रांसपिरेशन इससे अफेक्ट होगा और ह्यूमन कंफर्ट की भी बात आएगी, जैसे अभी उमस भरी गर्मी चल रही है नॉर्दर्न इंडिया में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉमनली यूज होती है वेदर और क्लाइमेटिक स्टडीज में। फिर विंड होती है। विंड क्या होता है? हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से होता है। विंड हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, एवोपोरेशन को, रेनफॉल को और वेदर सिस्टम के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, तो उससे साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं या फिर बाकी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जैसे आंधी तूफान आ गया। सोलर रेडिएशन होती है। सोलर रेडिएशन सनरेज जो हमारे अर्थ सरफेस पर आ रही है, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का, जो कि अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को ड्राइव करता है। जो प्रोड्यूसर्स है वो इसी सोलर रेडिएशन से फोटोसिंथेसिस करके प्राइमरी खाना बनाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि जो एटमॉस्फेयर का वेट है उससे कितना फोर्स लग रहा है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड पैटर्न्स बनते हैं और वेदर सिस्टम वेरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के। क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। मेजर क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ओवर द टाइम उसका एविडेंस देते हैं, जैसे इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, राइजिंग एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस शीट्स, डिक्लाइनिंग आर्टिक सी आइस, राइजिंग सी लेवल, ओशन वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, रेनफॉल पैटर्न के जो चेंजेस होते हैं, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी है ड्रॉट्स की, फ्लड्स की, हीट वेव्स की, साइक्लोन्स की, या जो फ्लावरिंग सीजन है क्रॉप कैलेंडर से उसके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। ये हमारे क्लाइमेट इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलता है।
क्लाइमेट डेटा होता है, क्लाइमेट डेटा जो होता है लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड होते हैं वेदर ऑब्जर्वेशंस के, जो कि मेट्रोलॉजिकल स्टेशन के थ्रू कलेक्ट की जाती हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू कलेक्ट की जाती हैं। ये जो डेटा होता है इसको हम लोग फर्दर एनालाइज करके क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबिलिटी और लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को समझ पाते हैं। आता कहाँ कहाँ से है? मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं जो क्लाइमेट का डेटा देती हैं, वेदर स्टेशन से आता है, सैटेलाइट्स के थ्रू आता है, ओशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स के आता है, वेदर बैलून्स होता है जिन्हें हम लोग रेडियो सोन्स भी बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, या फिर क्लाइमेट डेटाबेसेस होती हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ से हमें क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा मिलता है, जिस डेटा को स्टडी करके हम लोग क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, वेरिएबिलिटी को समझते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बन रहा है क्लाइमेट का उसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं, अलग अलग तरह के हमारे कंप्यूटर बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल होते हैं जो कि अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग फ्यूचर क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स की अगर हम लोग बात करें, दे इनकॉर्पोरेट इंटरेक्शंस अमंग द एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड सरफेस, आइस शीट्स एंड बायोस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर को, ओशन को, लैंड सरफेस को, आइस शीट्स को, बायोस्फेयर के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो क्लाइमेट मॉडल हेल्प साइंटिस्ट एस्टिमेट फ्यूचर टेम्परेचर, रेनफॉल, सी लेवल राइज या ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमें पता चलता है ना कि आईएमडी वाले या वेदर मॉनिटरिंग वाले अगले 15 दिन का, 1 महीने का बता देते हैं, पहले से बता देते हैं इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। वो इन्हीं मॉडल्स की हेल्प से होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है? प्रोडिक्ट फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज पे उसका इम्पैक्ट को स्टडी करना, सी लेवल राइज को एस्टिमेट करना, डिजास्टर के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखना, और क्लाइमेट पॉलिसी एंड प्लानिंग के लिए गाइड करके रखना। ये सब की हेल्प से, हमारे क्लाइमेट मॉडल की हेल्प से ये सब कुछ किया जाता है। क्लाइमेट प्रोजेक्शंस होते हैं, ये वो फ्यूचर एस्टिमेट्स होते हैं जो कि क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में बताते हैं, और क्लाइमेट प्रोजेक्शंस हमारे क्लाइमेट मॉडल्स के ऊपर बेस होते हैं। डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिनेरियोज इसके अंदर होते हैं। एग्जैक्ट फोरकास्ट नहीं होता, बट एक इन्फॉर्म प्रोजेक्शन होता है। जैसे जैसे आपको मतलब कुछ भी ना ऐसे एक पॉसिबिलिटी देते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मेजर क्लाइमेट प्रोजेक्शंस क्या है कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, मोर फ्रिक्वेंट और इंटेंस हीट वेव आएगी, रेनफॉल के अंदर वेरिएबिलिटी आ रही है, ग्रेटर अकरेंस ऑफ ड्रॉट्स का, फ्लड्स का, सी लेवल का राइज है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गई, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के चेंजेस हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये सब हमारे अलग अलग तरह के क्लाइमेट प्रोजेक्शंस होते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाते हैं फिर, जो कि अनयूजुअल या सीवियर वेदर कंडीशन होती है, जो कि ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ और ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ होता है रेदर देन नॉर्मल क्लाइमेट। जैसे जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, सीवियरिटी बढ़ गई है बहुत सारे वेदर इवेंट्स की। जैसे हीट वेव्स आती हैं, तो प्रोलॉन्ग पीरियड होते हैं ऑफ अनयूजुअली हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस बढ़ता है, क्रॉप डैमेज होता है, मोर्टेलिटी बढ़ती है। ड्रॉट होता है कि एक्सटेंडेड पीरियड हो जाते हैं बिलो नॉर्मल रेनफॉल के, तो इससे हमारी वाटर स्कैर्सिटी होती है, क्रॉप फेलियर होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इससे कम होने लगती है। फ्लड्स होते हैं, फ्लड्स के अंदर ओवरफ्लो वाटर होता है ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, रिवर डिस्चार्ज या स्टॉर्म सर्जेस हो जाते हैं। इससे क्रॉप डैमेज होते हैं, इंफ्रा डैमेज होता है, लाइवलीहुड अफेक्ट होता है लोगों का। साइक्लोन्स होते हैं जिसमें लो प्रेशर सिस्टम हो जाता है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम, जो कि स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेनफॉल के साथ आता है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है, और कोस्टल एरियाज में बहुत कॉमन है। जैसे बे ऑफ बंगाल की साइड में साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल होता है ओवर अ स्मॉल जोग्राफिक एरिया विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो इससे क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पहाड़ों में लैंडस्लाइड ज़्यादा आ जाते हैं, और ये माउंटेनियस रीजन में ज़्यादा होता है। जैसे इंडिया में बात करें तो जो हिमाचल और उत्तराखंड का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं क्लाउड बस्ट के। उत्तराखंड में तो थोड़े ज़्यादा ही हैं। लैंडस्लाइड्स होती है जिसके अंदर से डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सॉइल का, रॉक्स का स्लोप पर, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, या फिर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये भी हमारे कॉमन है हिली और माउंटेनियस रीजन में। कोल्ड वेव्स हैं जो कि पीरियोडिकली, जो कि बेसिकली पीरियड होते हैं एबनॉर्मली लो टेम्परेचर का, ये एग्रीकल्चर को, लाइव स्टॉक को और ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है क्लाइमेट एनालिसिस की? इट हेल्प्स अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड वेरिएबिलिटी, इट सपोर्ट्स क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्लानिंग, इट improves water resource management, enhances disaster preparedness and early warning system, assists in biodiversity conservation, guides infra development and urban planning, supports formulation of climate change adaptation and mitigation policies, provides scientific evidence for international climate negotiation and national climate action plan। ये हो जाता है हमारी इसकी इंपॉर्टेंस क्लाइमेट एनालिसिस की। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अडेप्टेशन और मिटिगेशन। अडेप्टेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है ना, वो सीरियस चैलेंजेस दे रहा है इकोसिस्टम को, वाटर को, एग्रीकल्चर को, बायोडाइवर्सिटी को, ह्यूमन लाइवलीहुड को। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए दो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेज हैं, एक है अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन। अडेप्टेशन होता है कि हम अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं टू द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी कुछ इम्पैक्ट आ रहे हैं उसके साथ हम लोग समझौता कर रहे हैं, एक तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर ली। मिटिगेशन की बात जब करते हैं तो मिटिगेशन के अंदर होता है कि जिन चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उन चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसे रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को लिमिट कर दें या फिर कार्बन सिंक्स को एनहेंस कर दें, तो उसके लिए मेजर्स के जो काउंटर मेजर्स हैं वो हमारे मिटिगेशन कहलाते हैं। तो अडेप्टेशन की बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम to actual or expected climate change and its impact in order to reduce vulnerability, minimize damage and enhance resilience। ये हमारा adaptation कहलाता है। According to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरगवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज होता है। अडेप्टेशन के अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट इन इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम। Adaptation involves adjustments in ecological, social, or economic system in response to climate stimuli or their effects. Adaptation does not prevent climate change, but helps individual communities and ecosystem to cope up with its adverse consequences. It is particularly important for climate sensitive sectors जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, फिशरीज हुआ। यहाँ पर अडेप्टेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग भी जब क्लाइमेट रेजिलियंट स्पीशीज की बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स के लिए, तो हम लोग बेसिकली ऐसी अडेप्टेड स्पीशीज की बात कर रहे हैं जो इसको टॉलरेट कर सकती हैं। टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन में होता है एक ऑटोनॉमस या फिर स्पॉन्टेनियस अडेप्टेशन या फिर प्लान्ड अडेप्टेशन। तो ऑटोनॉमस अडेप्टेशन क्या होता है? ये नेचुरली होता है या फिर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज विदाउट फॉर्मल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, लोग खुद से कर लेते हैं। ये एक्सपीरियंस पे, ट्रेडिशनल नॉलेज पे या फिर इमीडिएट रेस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस पर होता है। एग्जांपल, जैसे फार्मर्स ने खुद से अपनी सीड्स की सोइंग डेट्स को चेंज कर दिया, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज लेने लग गए, या फिर इरिगेशन प्रैक्टिसेस को ऑल्टर कर दिया। फिर हमारा प्लांट अडेप्टेशन होता है। जो प्लांट अडेप्टेशन होता है वो एक डेलिब्रेट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, प्लान इंटरवेंशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। और ये साइंटिफिक रिसर्च, क्लाइमेट प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर बेस्ड होते हैं। जैसे फ्लड प्रोटेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, ड्रॉट मैनेजमेंट प्लान्स को पहले से डेवलप करके रखा जा रहा है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स बना रहे हैं या फिर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले से रेडी करके रखते हैं कि हमारा क्लाइमेट में इस तरह का अगर कुछ भी चेंज आता है तो हमें कैसे उसके अगेंस्ट काउंटर में, मतलब कैसे उसको एक्सेप्ट करना है या उसके लिए हमें क्या करना है, हम रेडी होकर रहते हैं। वो हमारा प्लान अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज इन एग्रीकल्चर, इसमें हम लोग ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज लेकर आते हैं, हीट टॉलरेंट वेराइटीज लेकर आते हैं क्रॉप्स की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं, एफिशिएंट इरीगेशन मेथड लेकर आए, जैसे ड्रिप इरीगेशन हो गया या फिर स्प्रिंकलर इरीगेशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट करते हैं ताकि हमारे क्रॉप्स को, हमारी फसल को बीमारियों से बचा के रखें, कीड़ों मकोड़ों से बचा के रखें, एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, और इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग और एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ये हमारा अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज है एग्रीकल्चर में। अडेप्टेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं उसमें जो वल्नरेबिलिटी होती है उन वल्नरेबिलिटीज को कम करता है, पूरी तरह से खत्म नहीं करता बट कम करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है अंडर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटर सिक्योरिटी को एनहेंस करता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखता है, इकोनॉमिक लॉसेस को रिड्यूस करता है, रेजिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन करता है, फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड को इंप्रूव करके रखता है। फिर बात आती है मिटिगेशन की। मिटिगेशन के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन होते हैं जिनका काम होता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं या फिर हमारा जो कार्बन सिंक्स की कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाए। तो मिटिगेशन में या तो हम बोल रहे हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ही कम कर दें, है ना, किसी तरह से उसके एमिशन को रिड्यूस कर दें, या फिर दूसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर एमिशन बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसका सिंक बढ़ा दें, हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ा दें। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मिटिगेशन का कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करना। अडेप्टेशन तो कर रहा है कि जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम खुद को उसके हिसाब से ढाल रहे हैं। मिटिगेशन बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने ही नहीं देना, और अगर होना है तो बहुत कम होना या फिर उसको बिल्कुल स्लो कर देना। मिटिगेशन ने क्या करा, जो क्लाइमेट चेंज के रूट कॉजेज हैं उस पर बात करता है ना, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है उस चीज पे बात करता है। तो उससे जो हमारे एमिशन निकल रहे हैं एनर्जी से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से या बाकी चीजों से, उन एमिशंस को रिड्यूस करने की बात करता है। अडेप्टेशन ने उसको एड्रेस नहीं करा, अडेप्टेशन ने बस उसके साथ जीने के लिए या उसके साथ रहने के लिए हमें एडजस्ट करना सिखा दिया। इट कॉम्प्लीमेंट्स अडेप्टेशन बाय लिमिटिंग फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क। अब मेजर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है, एनर्जी सेक्टर की बात करें। एनर्जी सेक्टर के लिए हम लोग बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर जाएं, सोलर एनर्जी को यूज़ करें, विंड एनर्जी को यूज़ करें, हाइड्रो पावर को यूज़ करें, बायोमास का यूज़ करें, और हमारे
ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करें, मशीनरी को यूज़ करें और ग्रेजुअली हम लोग फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे होने लग जाएँ। ये हमारा एनर्जी सेक्टर के लिए है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना है, नॉन मोटराइज़्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, क्लीनर फ्यूल्स की बात करनी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सीसीयूएस की बात करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम की बात करते हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर लेकर आए, एफिशिएंट फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करने की बात करते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात होती है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की और हमारे मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने की बात होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए, इम्प्रूव्ड राइस कल्टीवेशन टेक्निक्स लेकर आए ताकि मीथेन का एमिशन कम होता रहे। फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज होता है जिसमें एफॉरेस्टेशन करना है, हम लोगों को रिफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन होने से रोकना है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है, डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना है। वेस्ट मैनेजमेंट में हमने बोला कि जो हमारा वेस्ट है उसे रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है, साइंटिफिक लैंडफिल मैनेजमेंट करना है, बायोगैस प्रोडक्शन करना है ऑर्गेनिक वेस्ट से और कंपोस्टिंग करनी है। तो इस तरह से हम लोग रोक सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। मिटिगेशन के जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स क्या है कि एक तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस कम हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग का रेट कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, एयर क्वालिटी बढ़ेगी, उससे पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जब एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करेंगे तो उस सेक्टर की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, उस सेक्टर में जॉब्स आएंगी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंस की बात करें, अडेप्टेशन और मिटिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो एडवर्स इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के उसको रिड्यूस कर रहा है। जो एडवर्स इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर आ रहा है या वाटर रिसोर्सेज पर आ रहा है या बायोडाइवर्सिटी पर आ रहा है, स्ट्रेंथन करेगा रेजिलियंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज, वल्नरेबल पॉपुलेशन, सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी, reduce greenhouse gas emissions and slow global warming, protect ecosystem and enhance biodiversity conservation. It improves public health through reduced pollution and cleaner energy, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, क्लाइमेट रेजिलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ये हमारे इंपॉर्टेंस है अडेप्टेशन और मिटिगेशन के। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रहेगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड GRA, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है नाबार्ड ग्रेड ए। आप नाबार्ड GRA डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिलेगा, नाबार्ड ग्रेड ए पूरा डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। मेन विश्वास चैनल है ये मेरा, विश्वास क्लासेस के नाम से, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा। यूनिट बाय यूनिट जब यूनिट पूरी हो जाएगी तो PDF क्लब करके मैं आप लोगों को इन्हीं टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स के अंदर शेयर करूंगा।